तो आज ये मॉडल टेस्ट 4। इससे पहले 3 मॉडल टेस्ट हो चुके हैं जो आपने दिए होंगे। अगर आपने किसी कारण से वो सोल्व नहीं किए हैं तो अब भी आप उसका सॉल्यूशन है वो वीडियो पर देख सकते हैं। पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। प्रश्न क्यों ज़रूरी है? जैसे हम कितना भी पढ़ लें, हमें परीक्षा में आखिर प्रश्नों का ही उत्तर या जवाब देना है। इसलिए प्रश्नों का अभ्यास हम उचित तरीके से करें, अच्छे प्रश्नों को शामिल करें, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल टेस्ट सीरीज़ है वो चलाई जा रही है, जिसमें 3 पेपर हम पहले ले चुके हैं। ये चौथा मॉडल टेस्ट है। तो इसमें 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित हैं। सामान्य हिंदी जैसे रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए, हाई कोर्ट के लिए, यानी जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी है उनमें प्राय ये टॉपिक्स होते हैं। इसमें हमने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्धिकरण, मुहावरे ये शामिल किए हैं। यानी सामान्य हिंदी से संबंधित इसमें टॉपिक्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये और पहला प्रश्न देखो आप, शुद्ध संधि विच्छेद है। इसमें पहला है आपत्ति काल। तो ये इसका संधि विच्छेद है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये क्या होता, आपद जोड़ काल। ये देखिए आपद जोड़ काल, दय के बाद में क आने पर फिर तय बनता, तो ये सही नहीं है। दूसरा देखो हित जोड़ ऐसी, हितैषी। इसमें हित तो सही है, लेकिन ऐसी है ये सही लिखा हुआ नहीं है। ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगा, यानी ए आएगा, आई नहीं आएगी, तो ये भी गलत है। तीसरा प्रजोड़ इसिति। तो प्रजोड़ इसिति, यहाँ पर प्र सही है, लेकिन इस स्थिति में ई बड़ी है जो कि छोटी होनी चाहिए। प्रेसिति, ये तीनों विकल्प गलत हैं। तो चौथा विकल्प है वो सही होगा, वर्षा जोड़ ऋतु, वर्ष ऋतु। ये देखने में कुछ अटपटा सा लग रहा है शब्द, लेकिन ए या आ के बाद में री आने पर अर बनता है, और ये गुण संधि का उदाहरण है। अब चारों विकल्प हैं, उनमें आप संधि का नाम भी देख सकते हैं। आपातकाल व्यंजन संधि का उदाहरण है। हित, हितैषी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रईषिति, ये गुण संधि का उदाहरण है। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो ये पहला प्रश्न है इसमें दय, यानी चौथा विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न सोल्व करते समय, प्रश्न पत्र सोल्व करते समय आपको प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। हिंदी में विशेष रूप से आप ध्यान में रख लें कि है नहीं, यानी निषेधात्मक या नकारात्मक बात पूछी गई है या फिर सकारात्मक यानी विधानार्थक। तो है और नहीं में ज़रूर उसको ध्यान से देख लें। नहीं अगर आया है तो उसको चिन्हित कर लें। जैसे ये नहीं को हमने चिन्हित कर लिया। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है बहिरंग। तो ये तो उदाहरण है बही जोड़े अंग। इसमें विसर्ग का रे बनेगा, रे में ए जुड़ जाएगा। दूसरा देखो चतुर्मास। तो चतुः जोड़े मास, ये भी सही है, विसर्ग का रे बनेगा। यहाँ विसर्ग का रे बनने का भी नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो। घोष वर्ण का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लेवे है या कोई स्वर हो तो विसर्ग रे में बदल जाता है, जो कि दोनों शब्दों में बदला है। तीसरा विकल्प श्रेयस्कर। श्रेयस्कर में सरे है जोड़ कर। इसमें यहाँ विसर्ग का दंत्य से बना है, तो
तो ये भी विसर्ग संधि है। तीनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। और अब चौथा विकल्प देखो, संस्कृत। देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें भी अर्ध दंत स है, यानी स्वर रहित स, लेकिन ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि समजोड़ कृत, ये स का आगम है, ये आगम संधि है। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा? चौथा, यानी द होगा। सम, कृत, संस्कृत, ये दो प्रश्न। और अब देखिए आपके सामने है तीसरा प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। पितृष्णा का संधि विच्छेद है। इसमें पितृष्णा है तो इस पर आप ध्यान दोगे, जैसे त्रय है, एक शब्द इससे मिलता जुलता होता है पुत्रेष्णा, तो पुत्रेष्णा अलग शब्द है, पितृष्णा अलग शब्द है। पितृष्णा है, त्रय आते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। दो शब्दों को छोड़ करके, कौन से दो शब्द? पुत्र और मित्र, इन दो को छोड़ दो, ये यण संधि में नहीं होती। बाकी मातृ, पितृ, भ्रातृ, धात्री, सवित्री, ये शब्द यण संधि में होते हैं प्रथम पद के रूप में या प्रथम खंड के रूप में। तो यहाँ पितृष्णा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे आप, तो पहले आप त्रय को काटेंगे, और त्रय में मात्रा किसकी है? ए की, आई की नहीं है, ए की मात्रा है। तो यहाँ ये दूसरा खंड है वो एषणा होगा, दूसरा खंड एषणा होगा, तो ये एषणा और ये भी एषणा। इसका मतलब है हमारे पास दो विकल्प हो गए। दो विकल्प हमारे पास हैं कि ये ए और स, इनमें से ही कोई उत्तर होगा। तो ये तो अपने आप ही हट गए, ब भी नहीं होगा और द भी नहीं होगा, यानी हम चार विकल्पों में से दो विकल्पों तक पहुंच गए हैं, ए और स। अब हमें ये देखना है कि ये पितृ, ये कोई शब्द नहीं होता, बल्कि शब्द क्या होता है? पितृ। तो ए भी उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर कौन सा होगा? स होगा। पितृ जोड़े एषणा, और इसमें यण संधि है, संधि यण, यण संधि है। ये तीसरा प्रश्न था, पितृष्णा का संधि विच्छेद है, पितृ जोड़े एषणा। एषणा शब्द का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। और ये आपको वृद्धि संधि में पहले मैंने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला संधि का वीडियो है वो देख लें, वृद्धि संधि। अब आपके सामने है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न यण संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को फिर देख लीजिए, यण संधि का उदाहरण नहीं है। स्वार्थ, स्वल्प, स्वागत, सभी, यानी सब में वह आया है, वैसे पहले स्वर रहित से आया है। अब यहाँ हमें बाद वाला जो इसका खंड है उसका थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो प्रश्न बहुत सरल हो जाता है। और वो इसलिए कि थ के ऊपर रह है, तो थ के ऊपर रह है तो ये क्या होगा? अर्थ, अर्थ हो गया। अब यहाँ शब्द यहाँ से टूटेगा। अब ये देखिए कि ये और वैसे पहले अगर अर्ध कोई भी व्यंजन होता है, यानी सिर्फ व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन होता है, तो वहाँ यण संधि होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें दूसरी शर्त भी है, और वो क्या है कि ये मात्रा और ये स्वर दोनों एक होने चाहिए। ये एक नहीं है, क्योंकि वे में आ की मात्रा है और यहाँ ए की मात्रा है, ये ए है, तो यहाँ पर यण संधि नहीं है, बल्कि क्या है? दीर्घ संधि है। ये होगा स्व जोड़े अर्थ, स्वार्थ। बाकी दोनों में यण संधि है। स्वल्प, इसका हो जाएगा सु जोड़े अल्प। ऐसे ही स्वागत, तो स्वागत में सु जोड़ आगत।
इसमें सू जोड़े आगत, ये स्वागत। तो ये दोनों यण संधि के उदाहरण हैं। सभी इसमें है नहीं, तो यहाँ पर यण संधि का उदाहरण नहीं है स्वार्थ, इसमें पहला विकल्प होगा ए। ये 4 प्रश्न पूरे हुए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में आपको उत्तर देना है। कुछ है ना वो जल्दबाजी में जो प्रश्न हमें आ रहा है वो भी हम गलत कर देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हमें ध्यान से पढ़ते नहीं, उस प्रश्न पर गौर नहीं करते। जैसे यही प्रश्न था और ये क्या है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। अगर आपने गलती से यण संधि का उदाहरण है ये पढ़ लिया तो आप स्वागत को कर देंगे, उत्तर स्वल्प कर देंगे, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न को ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है, हमारा उत्तर गलत हो सकता है। तो प्रश्नों में ध्यान रखें। ये 5वां प्रश्न, यण संधि का उदाहरण है। पहले में दिखा नहीं है और इसमें क्या है। तो यण संधि का उदाहरण है। ये एक जैसे से शब्द हैं, यानी इनमें ये और वैसे पहले आधा है। आधा कहने का मतलब मेरा है स्वर रहित व्यंजन से, यानी जिसमें स्वर नहीं हो, जिसको हमें आम बोलचाल में समझते भी हैं, तो वो हम कह देते हैं कि ये आधा है। तो ये और वैसे पहले यदि आधा होता है वहाँ यण संधि होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें दूसरी शर्त है, वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये देखो स्वाभिमान। अब स्वाभिमान में वैसे पहले आधा है, लेकिन ये अभिमान है, शब्द है वो क्या है, अभिमान। और स्व जोड़ अभिमान, स्व को अर्थ से भी जोड़कर आप उत्तर दे सकते हैं। स्व यानी खुद, तो खुद पर अभिमान, स्वाभिमान। तो ये दीर्घ संधि है, यण संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वे में आ की मात्रा है, यहाँ ए है, दोनों एक नहीं हुए। स्वाधिगम ये भी नहीं है, क्योंकि शब्द है वो अधिगम होता है, आधिगम नहीं होता। अधिगम में स्व जोड़े अधिगम। ऐसे ही सत्यार्थ, सत्यार्थ में ये देखो लास्ट वाला शब्द अर्थ, स्वार्थ में भी हमने लिया था। हर जगह संधि विच्छेद में अगर थे के ऊपर रह है तो इसका मतलब उसका क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। तो ये सत्य जोड़े अर्थ, सत्यार्थ। तो ये भी यण संधि का उदाहरण नहीं है। ये तीनों विकल्प यण संधि से संबंधित नहीं है, तीनों ही विकल्प दीर्घ संधि के। चौथा विकल्प अध्यात्म, दय में देखिए आप, यहां अधि जोड़ आत्म, अधि और आत्म। यण संधि में हम पढ़ चुके हैं कि यदि ई के बाद में भिन्न स्वर हो, यानी ई नहीं हो, तो ई का ये बनता है। यहां भी ये बना, तो ये यण संधि है, इसमें दय सही होगा। ये दूसरा प्रश्न भी बन सकता था, यानी पेपर को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि दूसरा प्रश्न है वो भी अगर बने तो उसकी संभावना भी उसके साथ रहे। यण संधि का उदाहरण है, अगर मान लीजिए प्रश्न होता यण संधि का उदाहरण नहीं है, तब इसका यण संधि का उदाहरण नहीं है ये होता, तब ये 3 हो जाते। लेकिन अगर प्रश्न ये होता है ना कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें उत्तर ये भी दय होता, क्योंकि ये तीनों है वो किसके उदाहरण है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो दीर्घ संधि में ए और ए मिलकर के आ हुआ है तीनों में। अब अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए, मुक्तावली का संधि विच्छेद है। मुक्तावली का संधि विच्छेद है। यहां हम अवली शब्द को जानते हैं, और अवली है वो ऐसे लिखा जाता है, ये देखो, लेकिन ये 2 में है,
ये दो विकल्पों में है अवली अवली, तो इसका मतलब है स और दे तो होगा ही नहीं, हम दो विकल्पों तक पहुंच गए। अब पहला जो खंड है ना उसमें देखना है, मुक्त जोड़ अवली है तो ए और ए मिलकर के यहां भी आ बनता है, और आ और ए ये मिलकर के भी आ बनता है। यहां आपको अर्थानुसार उत्तर देना है कि मुक्तावली का अर्थ क्या होता है। मुक्त है जो अवली या इसका कोई अर्थ नहीं होता। अवली का मतलब कतार, पंक्ति को कहते हैं। मुक्ता जोड़ अवली यानी मोतियों की जो लड़ी है अवली है उसको मुक्तावली कहते हैं। तो यहां पर बै होगा, ये ए नहीं होगा, बल्कि उत्तर कौन सा होगा, बै मुक्ता जोड़ अवली। प्राय हमें इस प्रश्न का उत्तर गलत ही देते हैं, मुक्त जोड़ अवली। तो ये भविष्य में आप इसका ध्यान रखें। 7वां प्रश्न देखिए, संधि का अपवाद है। अपवाद से मतलब क्या है कि जो भी नियम हमने संधि में पढ़े हैं अगर उनका अनुसरण नहीं हो रहा है तो वे क्या माने जाएंगे, वे अपवाद माने जाते हैं। संधि का अपवाद है स्वेर। स्वेर का संधि विच्छेद करोगे तभी पता चलेगा आपको कि अपवाद है या नहीं। तो स्वे जोड़े ईर, स्वेर। स्वेच्छिक, स्वे जोड़े ऐच्छिक। महेश्वरीय, महा जोड़े ऐश्वर्य। ज़्यादातर है ना हिंदी संस्कृत में ये जोड़ है इसको जमा भी कहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो मतलब है वो केवल संप्रेषण से है। हम जोड़ को ज़्यादा समझते हैं, हम इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं भी जोड़ का ही प्रयोग करता हूँ। यानी धन, जमा ऐसे शब्द हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो संस्कृत में किए जाएँ तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि जोड़ शब्द है ना वो संस्कृत का नहीं है। महाजोड़ ऐश्वर्य, स्व जोड़ ऐच्छिक। तो यहाँ तो ए और ऐ मिलकर के ऐ बना, इसका मतलब ये अपवाद नहीं है। महेश्वरीय, महाजोड़ ऐश्वर्य, आ और ऐ मिलकर के ऐ बना, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा में देखो पुत्र जोड़ एष्णा, ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, पुत्रेष्णा, तो ये भी वृद्धि संधि है। ए और ए मिलकर के क्या बना, ऐ बना। तो स्वेर है, इसमें देखो आप वे में ए और यहां ई, ए और ई मिलकर के नियमानुसार ए होना चाहिए। ए और ई का क्या बनता है, ए, लेकिन यहां क्या बना, आई, इसका मतलब ये अपवाद है। तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें उत्तर कौन सा है, ए है, स्वेर। स्वेर का मतलब है स्वेच्छाचारी, स्वेर स्वेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा से चलने वाला। स्वेच्छाचारी उसको क्या कहते हैं, स्वेर कहते हैं। यहां दूसरा प्रश्न है, तो प्रश्नों की संभावना की गई है। संधि का अपवाद है, इसमें उत्तर क्या आया, ए। दूसरा प्रश्न भी बनेगा और वो क्या बनेगा कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ये इससे भी अच्छा प्रश्न है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण भी कौन सा नहीं है, ए, स्वेर नहीं है, स्वेर है इसमें, क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद है उसमें संधि नहीं पूछी जाती। कुछ है वो जैसे कि स्वेर है, ये है तो वृद्धि संधि का ही उदाहरण, लेकिन उसका क्या है, ये अपवाद है। या कौन से शब्द का संधि विच्छेद वृद्धि संधि के नियमानुसार नहीं होगा, तो किसका नहीं होगा, स्वेर का नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों में सोल्व करते समय आपको विशेष ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। पहली बात कौन सी है, प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ें। दूसरी बात, प्रत्येक विकल्प को ढंग से देख लें। तीसरी बात कि कोई विकल्प मिलता जुलता तो नहीं है,
चौथी बात है कि चारों विकल्प पढ़ें। कई बार हमें पहला ही विकल्प है वहां तक जा करके रह जाते हैं, इससे भी हमारे एक आध प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। तो आपको पूरा जो है ना चारों विकल्प हैं वो पढ़ने हैं, चारों विकल्प पढ़कर उसके बाद में उत्तर दें। अब आठवां प्रश्न है बनेला का संधि विच्छेद है। बनेला का संधि विच्छेद है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में पूछा हुआ प्रश्न। बनेला ये हिंदी की संधि यानी तद्भव शब्दों का संधि विच्छेद उनमें है, ये नियमानुसार हो ये आवश्यक नहीं होता। तो इसमें आप देखिए बनेला में यहां आपको एक ध्यान में रखना है, यानी इससे आप प्रश्न कर सकते हैं कि यहां से शब्द को तोड़ेंगे तो आई की मात्रा जो भी मात्रा होगी वही मात्रा आएगी। तो यह उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बै। बन जोड़ एला, यानी एला नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एला होगा। इसमें एला प्रत्यय भी है। बनेला सामान्य शब्द है, हालांकि इसमें तो क्या है कि नियम अगर हम लगाएं तो लग रहा है, लेकिन तद्भव शब्दों में संस्कृत के संधि नियम लगना आवश्यक नहीं है, इनको अलग से पढ़ा जाता है। ये आपके हो गए 8 प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग है? प्रश्न क्या है? किस शब्द में उपसर्ग है? ये उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। 1 से लेकर 8 तक प्रश्न संधि से संबंधित थे और अब 9वां प्रश्न उपसर्ग से संबंधित है। किस शब्द में उपसर्ग है? बहादुर, निराला, नकटा, निकर। प्रश्न क्या है? होने में है। तो इन 3 में कोई उपसर्ग नहीं है, बहादुर में, निराला में, नकटा में, इन तीनों में ही कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि निकर में नी उपसर्ग है। नी कौन सा? बिना विसर्ग वाला निकर। और अब 10वां प्रश्न, किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यह आप नोट करेंगे, नहीं हुआ है। नहीं शब्द है वो आप इसमें नोट कर लेंगे। अनुर्वर, तो शब्द को तोड़कर देख लेंगे। अनुर्वर, ये देखिए इसमें तो अन है। अनेक में भी अन है, अन एक। अनुदार में भी अन है, अन उदार। अनुभव में नहीं है, अनुभव। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? द। क्योंकि हमें प्रश्न क्या पूछा है कि किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 3 में हुआ है, अनुर्वर में हुआ है, अनेक में हुआ है, अनुदार में हुआ है। 11वां प्रश्न, सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? उपसर्गों पर आपको प्रश्न दिए हैं, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए। मैं हर बार ही कहता हूं कि प्रश्नों की बहुलता पर ध्यान न देकर उनकी विविधता पर भी ध्यान दें। ये परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पहले कितने प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उसके बाद में अन्य यानी बहुलता पर फिर ध्यान दें, अभ्यास फिर करें। सुव्यवस्थित शब्द में कितने उपसर्ग हैं? यहां हमें शब्द को अलग अलग करना आना चाहिए। सुव्यवस्थित, तो इसमें देखो सु, वी, आव, स्था और इत। इसमें स्था हम मूल शब्द मान सकते हैं। तो 3 उपसर्ग बच गए, सु, वी, अव। तो सुव्यवस्थित में कितने उपसर्ग हैं?
3 उपसर्ग है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? से। 12वां प्रश्न, उपसर्ग नहीं है, यानी कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहले हमने प्रश्न कौन सा लिया था कि किस शब्द में उपसर्ग है। अब कौन सा प्रश्न ले रहे हैं कि उपसर्ग नहीं है। तो सूकर में उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सूजन में भी उपसर्ग है, सूजन। सुरेश में उपसर्ग नहीं है। और सुर शब्द को आपको ध्यान में रखना है। सुर जोड़ ईश गुण संधि है। हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर ईश आया है तो वहां प्रत्यय नहीं होता, और प्रारंभ में अगर सुर है वहां पर उपसर्ग नहीं होता। जैसे सुरालय, तो सुर जोड़े सुरा जोड़ आलय होता है, वैसे तो वो सुरा जोड़ आलय, तो यहां कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। स्वच्छ में है सु जोड़े अच्छ। उत्तर हो गया द। 12वें प्रश्न में चौथा उत्तर हुआ द। और अब अगला प्रश्न, तद्भव उपसर्ग है। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तद्भव और देशज उपसर्ग हैं, उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, यानी बहुत सारे उपसर्ग एक जैसे ही हैं। लेकिन तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग हैं वो अलग अलग हैं। तद्भव उपसर्ग है यानी हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। यहां कहने का मतलब है, प्रश्न ये भी हो सकता था कि तत्सम उपसर्ग है, यानी कौन से तत्सम उपसर्ग है। तो तत्सम उपसर्ग छांटने हैं तो तद्भव उपसर्ग बच जाएगा। जहां उपसर्ग में नीचे हल्का निशान हो वह हमेशा तत्सम उपसर्ग होता है। तो ये तो तत्सम उपसर्ग है। उत, ये उत है या उद है, इसका क्लेरिफिकेशन हम उपसर्ग के टॉपिक में करेंगे। उन, ये तद्भव उपसर्ग है। अनु तत्सम है, अधि तत्सम है। तो उत्तर कौन सा हो गया? ब। उन उपसर्ग, उन उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है। संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। हिंदी में संख्याओं में इसका प्रयोग होता है, जैसे 29, 19, 49, 39, 59, ये उन उपसर्ग के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न देखिए आप, प्रत्यय पर है। कृत प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया में जुड़ते हैं, यानी धातु में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ते हैं। हमें प्रश्न का उत्तर देना है कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृत प्रत्यय का उदाहरण, तो यहाँ पठन, ये पठन है वो पठ धातु में जुड़ा है। पठ पढ़ना, तो पठन है ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी के तीनों नहीं है। ग्रामीण, ग्राम संज्ञा से बना हुआ है, ग्राम जोड़ ईन, इसमें ईन प्रत्यय है। नवीन में भी ईन प्रत्यय है, नव में जुड़ा है। सुंदरता में ता प्रत्यय है, ये सुंदर में जुड़ा है। एक बार फिर देख लें, पठन में पठ क्रिया में जुड़ा हुआ है, इसलिए कृत प्रत्यय है। ग्रामीण, ग्राम संज्ञा में जुड़ा हुआ है, तद्धित प्रत्यय है। नव विशेषण है गुणवाचक, ये तद्धित प्रत्यय है। सुंदरता ये विशेषण में जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है? तद्धित प्रत्यय। तो और वैसे अगर आप देखें तो पठन है वो भाववाचक संज्ञा है। ग्रामीण ये संज्ञा अगर संज्ञा के रूप में लें तो जातिवाचक होगा, वरना ये विशेषण है ही।
यानी इसका प्रयोग बहुवचन में करने पर या फिर इसके साथ में परसर्ग लगाने पर यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे ग्रामीणों ने विरोध किया, तो ये संज्ञा बन जाएगा। नवीन गुणवाचक विशेषण है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। यानी हमें दूसरे एंगल से भी प्रश्न को देखना चाहिए, इसीलिए सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। भी पेपर में 30 प्रश्न है, 30 प्रश्नों के आंसर की बनाकर डाल दी जाए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हमेशा प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके दाएं बाएं या इसका उत्तर ये क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड कर ली जाती हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही लाभप्रद होती है, यानी फायदेमंद है। इसलिए पेपर का सॉल्यूशन तसल्ली से देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, टिकैत शब्द बनाए। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। टिकैत, यहाँ थोड़ा से अभ्यास की ज़रूरत है। ये टीका जोड़ ऐत है। एक बात हमारी समझ में आती है कि यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो वही मात्रा आएगी, क्योंकि ये आई, तो ये दो उत्तर तो नहीं होंगे, एत वाले उत्तर नहीं होंगे, बल्कि ऐत वाले होंगे। ऐत वाले में एक दिक्कत है मात्रा की, कि टे में ई की मात्रा छोटी या फिर टे में ई की मात्रा बड़ी। तो हम जानते हैं कि टीका शब्द में टे में ई की मात्रा बड़ी होती है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। टीका जोड़े ऐत टिकैत। अगला प्रश्न, प्रशंसनीय में प्रत्यय है। प्रशंसनीय में देखो अंत में ये दिख रहा है, ये प्रत्यय का भी शक होता है, और फिर अन्य, और तीनों ही विकल्प में है। तो जब भी हम प्रत्यय को अलग करें तो जो शब्द बचे वो सार्थक होना चाहिए। तो शब्द है वो प्रशंसा होता है, प्रशंसन नहीं होता। इसलिए इसमें ये प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है। तो प्रशंसनीय में अन्य प्रत्यय, इसका उत्तर ब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उनार्थक प्रत्यय है। प्रत्यय में भी फिर अलग अलग भेद है। उनार्थक प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय का भेद है। अपत्यवाचक, उनार्थक, स्त्रीलिंगवाचक, ये इसके भेद होते हैं। तो प्रत्यय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कुछ आप YouTube में देख रहे होंगे कि 5 मिनट में प्रत्यय छांटना सीखिए, 10 मिनट में उपसर्ग, 2.5 मिनट में समास, शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं आपको यहाँ बीच में बता देता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ऐसा नहीं है, वो तो सभी कर लेंगे फिर। इसलिए आपको मेरी ये सलाह है कि आप गहनता पर ध्यान दें, यानी जो विषय वस्तु है उसकी गहनता का ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर प्रश्न है वो सामान्य नहीं आते, लेकिन वो ज़्यादातर ही तो आते हैं। मेरिट बनाने वाले प्रश्न हैं वो तो गहनता वाले ही होते हैं। हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, वरना हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप मेहनत से जी न चुराएं, बल्कि टॉपिक को पूरा पढ़ें, उसकी तय तक जाएं। हाँ, अनावश्यक नहीं पढ़ें। अनावश्यक अनर्गल एग्जाम्पल्स बहुत गाइड्स हैं, किताबें हैं, उनमें आपको बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिलेंगे जिनका परीक्षा से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लाते हैं, लोग पढ़ते भी हैं और उनका परिणाम मेरी समझ में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो पाठ्य पुस्तकों का चयन भी सफलता का एक आयाम है। यानी हमें बहुत सोच समझकर पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए। यहाँ मेरा पाठ्य पुस्तकों का मतलब है कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। तो ये आपको अलग से बताएंगे कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। 17वां प्रश्न देखिए, उनार्थक प्रत्यय है। उनार्थक प्रत्यय, उनार्थक का मतलब होता है छोटा, छोटा अर्थ देने वाला। ऊन,
ऊन संस्कृत का ही शब्द है। एक ऊन है जिसको हम अंग्रेजी में वूल कहते हैं, भेड़ की ऊन, वो संस्कृत का नहीं है, वो अरबी भाषा का शब्द है। तो ये ऊनार्थक प्रत्यय है, यानी जो छोटा अर्थ है, इसमें हमें प्रत्यय ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये थोड़ा सा प्रत्यय का थोड़ा सा डेप्थ में प्रश्न है कि हमें प्रत्यय के भेद हैं वो भी सामान्य रूप से आने चाहिए। तो इसमें ओला प्रत्यय ऊनार्थक प्रत्यय है। बाकी ईला प्रत्यय है वो गुणवाचक विशेषण प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण होंगे। आई प्रत्यय भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। ईन प्रत्यय ये भी गुणवाचक विशेषण प्रत्यय है। इसमें ओला है। इसका एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे खाट और खटोला। तो खाट बड़ी होती है और ओला प्रत्यय लगने से इसका अर्थ छोटा हो गया, न्यून हो गया, खटोला। तो ये ऊनार्थक प्रत्यय का ये मतलब है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है? यानी दोनों, दो टॉपिक मिलाकर के भी प्रश्न पूछते हैं। दो टॉपिक मिलाने में खास जो है वो ये है कि संधि और समास का मिलाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा उपसर्ग व प्रत्यय का मिलाकर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इनसे भी मिला जुला प्रश्न है वो बन सकता है। लेकिन यहाँ उपसर्ग व प्रत्यय से मिला हुआ प्रश्न है। व्यथित, व्यथा जोड़ इत, इसमें केवल इत प्रत्यय है। प्रज्वलित, प्र उपसर्ग और इत प्रत्यय, इसका मतलब ये शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ये ज़्यादातर शुद्ध लिखने में पूछते हैं। प्रज्वलित में दो अर्ध जय यानी दो स्वर रहित जय नहीं होते, उज्ज्वल में होते हैं, लेकिन उज्ज्वल में एक ही उपसर्ग है, उद्ज्वल। प्रत्याशा, प्रति आशा, इसमें प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यय है वो केवल और केवल किसमें है? बै में है। और शुद्ध लिखने में इन दो शब्दों का खास ध्यान रखें, प्रज्वलित और उज्ज्वल। प्रोज्वल में दो होते हैं। प्रोज्वल में देखो, प्रोज्वल, इसमें दो अर्ध जय होंगे। 19वां प्रश्न, विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विदेशी प्रत्यय पर बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। तो विदेशी प्रत्यय हमें अलग से ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन कौन से प्रत्यय हैं वो विदेशी होते हैं। विदेशी प्रत्यय से मतलब है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, इन भाषाओं के शब्द हैं उनमें प्रयुक्त प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सादगी, सादा और गी से बना सादा शब्द है वो विदेशी है, तो इसमें पहला ही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक इक प्रत्यय है, संस्कृत का है। पनिहारा, हारा प्रत्यय है, ये हिंदी का है, तद्भव है। सपेरा, सांप और एरा, इसमें एरा प्रत्यय, ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। सपेरा, सांप और एरा, तो इसमें उत्तर होगा ए। सादगी में गी विदेशी प्रत्यय है। गी विदेशी प्रत्यय होता है, ची है, दार है, नवीस है, हाल है, दान है, ये ईयत प्रत्यय है, ये सभी हैं वो क्या हैं? विदेशी प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय में हम विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करेंगे। 20वां प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यानी प्रश्न समास का है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। विवेक पूर्वक, यही है, पूर्वक के अव्यय है, या पूरे शब्द को इसने अव्यय बना दिया। तो पूर्वक जहां भी आएगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। इससे भी हम प्रश्न सही कर सकते हैं। शरबिद्ध, सर से बिद्ध, शर का अर्थ क्या है? बाण। नरभक्षी, नर को
भक्षण करने वाला। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। तो ये तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष के। और पहला है वो किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अगला प्रश्न है, नवयुवक में समास है। नवयुवक, नव है जो युवक, नव विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी विशेषण है, और युवक है वो क्या है? विशेष्य। ऐसा कर्मधारय समास में होता है। तो यहां उत्तर कौन सा होगा? ब, कर्मधारय समास। 22वां प्रश्न, आयव्यय में समास है। आयव्यय, तो आय और वे द्वंद्व समास है, लेकिन भेद पूछ लिए। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद, कुछ व्याकरण की किताबें हैं उनमें 4 भेद, यानी चौथा भेद भी मिलता है, संख्यावाची द्वंद्व भी। तो चर्चा हम समास में करेंगे। इतर इतर द्वंद्व है, यानी ये कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व आय और वे। इसमें समास विग्रह में और का प्रयोग होता है, प्राय योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखो, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। पुष्प, धनवा, नीलोत्पल, चराचर, महर्षि। इसमें पुष्प धनवा है, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, और इसमें तीसरा अर्थ यानी अन्य पद है वो प्रधान है। पुष्प धनवा में बहुव्रीहि समास है। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, कर्मधारय समास है। चर या अचर विकल्पक द्वंद्व है। महान है जो ऋषि, कर्मधारय समास। 24वां प्रश्न, गंगा स्नान का समास विग्रह। समास विग्रह प्राय तत्पुरुष समास में से पूछा जाता है। इसमें प्राय कारक चिन्ह ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पेपर आप देख लीजिए पीछे को उठा करके, समास विग्रह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्पुरुष समास है। मैंने भी इसीलिए ये प्रश्न तत्पुरुष समास से लिया, क्योंकि गंगा का स्नान, गंगा में स्नान, गंगा पर स्नान, यानी कौन सा होगा, तो सार्थकता उसमें बनी रहनी चाहिए। गंगा स्नान का समास विग्रह है गंगा में स्नान, पहला ही उत्तर होगा, बाकी के उत्तर नहीं होंगे। इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। 25वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? परिशिष्ट, पूजनीय, पौरुषत्व है। इसमें पौरुषत्व है वो सही नहीं है, पुरुषत्व ही होता है या फिर पौरुष होता है। तदुपरांत सही नहीं है। गौरवता भी सही नहीं है। सहिष्णुता सही लिखा हुआ है, ये तदुपरांत होता है। तदुपरांत दय में ऊ की मात्रा होती है। ये गौरव होता है या फिर गुरुता होता है, गौरवता नहीं होता। विद्यार्थीगण सही है, थ में ई की छोटी मात्रा आएगी। कौनते सही लिखा हुआ है, कुंती जोड़ ए परते। दाशरथी, दशरथ जोड़ ई। तो ये तीसरा विकल्प सर्वशुद्ध है, यानी इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। कृतकृत्य सही है। सौंदर्यता सही नहीं है, सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता होगा। कृत्रिम सही है, यानी एक गलत हो गया, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। तीनों सही किसमें है? स में। ये शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है? प्राणी शास्त्र, पैतृक, सूचीपत्र, अंतर्ध्यान। ये तीनों सही हैं। प्राणी शास्त्र सही है,
पैतृक सही लिखा हुआ है, सूचीपत्र भी सही लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा द। ये अंतर्धान होता है, अंतर्धान। 27वां प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पर्यायवाची शब्द से संबंधित है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्क, तरणी, पतंग, सविता। इसमें ये तरणी है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें मात्रा बड़ी दी हुई है। हालांकि बोलचाल में और ऐसे प्रयुक्त करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ही हमें प्रश्न सोल्व करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर ये मात्रा छोटी होती, तरणी, तो अर्थ सूर्य होता। मात्रा बड़ी है, इसलिए इसका अर्थ नाव है। प्रश्न ये भी पूछते हैं तरणी तरणी के अर्थ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नाव बड़ी, सूर्य छोटा। यानी सूर्य वाली तरणी में मात्रा छोटी आएगी और नाव वाली तरणी में मात्रा बड़ी आएगी। बाकी अर्क, पतंग, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, अनीक किसका पर्याय है? तो सेना का। अनीक किसका पर्याय है? सेना का है। लहर, किरण, नारी का पर्याय नहीं है। यानी पर्यायवाची शब्द हमें याद रहने चाहिए। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है ब्रह्मांड में मानव सबसे सुंदरतम है। ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे और तम दोनों आ गए, तो ये सही नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ब्रह्मांड में मानव सबसे सुंदर है, या फिर ब्रह्मांड में मानव सुंदरतम है। मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, तो अनेकों शब्द है वो इसमें गलत है। अनेकों नहीं होता, गलत होता है, अनेक ही होता है, क्योंकि अनेक स्वयं ही बहुवचन है। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, बे भी नहीं होगा। छ देखिए, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। ये सही है, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, तो यही उत्तर होगा। मैं यह पुस्तक भगवान को समर्पण करता हूं, ये गलत है, समर्पित करता हूं। तो इसमें उत्तर होगा स। और अब अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है मैं अनुग्रहित हूं। ये शुद्ध है। राम थककर अपने घर में सो गया। उसके घर में नहीं, आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है, अपने घर में सो गया, तो ये सही, दूसरा भी सही। चोर को रस्सी बांध कर ले गए, ये सही नहीं है। इसमें से को छोड़ दिया गया है, छोड़ना भी अशुद्ध है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? से। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है, ये भी सही है। ये अशुद्ध कैसे देते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। कृतज्ञता देंगे यहाँ, कृतज्ञता, कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आपके 30 प्रश्न सही होंगे। अगर इसमें एक आध या 2-4 गलत हो गए हैं तो वो भविष्य में गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने पहले वाले टेस्ट तीनों सोल्व नहीं किए हैं तो आप उनको सोल्व करें, उनका सॉल्यूशन ज़रूर देखें और अपना असेसमेंट करें। ये भविष्य में भी आपको वक्त वक्त पर टेस्ट है वो उपलब्ध करवाए जाते रहेंगे। इनको आप ध्यान से पढ़ें, प्रश्न का उत्तर दें, फिर और भी ध्यान से उसका सॉल्यूशन सुनें, तब आपको फायदा होगा। वक्त वक्त पर जो भी टेस्ट सीरीज होगी उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।